that can make India a $10 trillion economy in a decade. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ कहते हैं। और बिल गेट्स ने यह कहा है कि जो इंडिया ने डिजिटल सिस्टम स्थापित किया है वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। चैथम हाउस थिंक टैंक ने एक आर्टिकल में कहा है कि G20 शोकेसेस द पावर ऑफ न्यू इमर्जिंग इंडिया। और तो और हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी देश माने जाने वाले चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी मान लिया आखिर में 2 जनवरी 2024 को अपने एक आर्टिकल में यह स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के आने के बाद भारत में अर्थव्यवस्था और विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जितनी भी रेटिंग वाली एजेंसीज हैं, फिच, मूडी, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सब 6.7 से लेके 7.8% तक भारत को बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट दिखा रही है। इन सब के अनुसार भारत इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अब तो इस नए संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं वो भी नई आभा से दिखाई लगने लगे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से विरोधी कोर्ट चले गए थे कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए था कि शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे, परंतु अब संसद भवन में एक ऐसा शेर बैठा है जिसकी वजह से अब किसी की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। जो इस भाव में विश्वास करते हैं, न विक्रमार्जितो सिंहस्य क्रियते मृगः, विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो भारत की जो मृगेंद्रता है वो उठकर सामने आ रही है। परंतु मैं माननीय सभापति जी कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 16 मई 2014 को जिस दिन इस देश में सरकार बदली, उस दिन जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत में हमें मिला, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, विचार बदलने के लिए था और व्यवस्था बदलने के लिए था। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा लंदन का संडे गार्डियन, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उनके अखबार को कोट करता हूं। वो 18 मई 2014 को लिखता है अपने एडिटोरियल में, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और आगे वो लिखता है 16 मई 2014, यानी वो दिन जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और आगे वो कहता है कि उसका कारण यह है कि आजादी के बाद लंबे समय तक उन विचारों का शासन रहा जिनके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत का प्रभाव था, परंतु पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, हमारे हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन दोनों में पूर्णता भारतीय है और ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई उसका मतलब नहीं है। और यह बदलाव वहां पे दिखा जब नीति आयोग बना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने अपनी पहली जो बैठक की, उसमें कहा कि बहुत दिन भारत विदेश से आयातित आर्थिक विकास के मॉडल्स को लेता रहा। कभी हम रूस की कॉपी बनते रहे नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल में, तो कभी अमेरिका की कॉपी बने, मगर पहली बार नीति आयोग ने अपने रेजोल्यूशन में कहा कि नाउ वी विल नॉट बी बोरोइंग अपॉन एनी मॉडल फ्रॉम आउटसाइड, वी विल सर्च फ्रॉम ओरिजिनल भारतीय मॉडल। और आपने देखा उसके बाद उसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई। इस देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा, वो अंत्योदय के विचार से प्रेरित थे। सभापति महोदय, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोग कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह इंश्योर किया जन धन योजना लाके कि गरीबों के पास अकाउंट होने चाहिए, और आज 54 करोड़ अकाउंट हैं, तो थके पंछियों के परों में सीधा वह रक्त पहुंचे जिसमें ना कोई कट हो ना किसी अन्य प्रकार की चीज। फिर चाहे 11 करोड़ लोगों को शौचालय देना हो, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास देना हो। और इसके द्वारा बढ़ते हुए हमारे कई विरोधी लोग कहते हैं कि साहब रोजगार और व्यवसाय में स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता, कोई कर्मचारी बनेगा तभी अपना भविष्य निधि खाता बनवाएगा, क्योंकि वो भी पैसा डालेगा और उसका एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा। 2014 में 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ है। तो इसका मतलब 16 करोड़ लोग ऐसे हुए जिनके की खाते इस दरमियान बने, तो उसमें एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है। इसका मतलब रोजगार के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थिति आने वाले टाइम में आई। और हमारे तिरुचि शिवाजी कई बार कह रहे थे डेट के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं भारत दुनिया की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में डेट टू GDP रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। आप
चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, किसी से भी तुलना कर लीजिए, हम डेट टू जीडीपी रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। पर्सनल डेट में हम सबसे बेहतर स्थिति में है। 73% लोग ऐसे हैं भारत में जिन्होंने कोई पर्सनल डेट नहीं ले रखा है। तो इसीलिए आईएमएफ ने हमारी अर्थव्यवस्था की वो तारीफ भी की है। परंतु ये सारा आर्थिक विकास सभापति महोदय तब तक बेमानी होता है जब तक उस विकास के साथ राष्ट्र के आत्मगौरव का भाव भी उसमें ना हो। क्योंकि आप विकसित होकर भी विश्व के सामने अपनी क्या तस्वीर रखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सभापति महोदय, ये 5 साल के बाद आने वाली सरकार का, जो दोबारा भी आने वाली है, सिर्फ 5 साल के बाद आने वाली सरकार का अभिभाषण नहीं था, उस कालखंड का अभिभाषण नहीं था। 500 साल के बाद आने वाले भगवान राम के आगमन के उस अलौकिक अनुभूति के कालखंड का भी था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, देखिए, इस देश में भगवान राम, उनके जीवन ने इस राष्ट्र और समाज को जो प्रेरित किया, वो राम मंदिर के समय में किस रूप में हुआ, मैं बताना चाहता हूं। अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था, तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना था, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया। अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान, स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। और आज आप देखिए, चाहे 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है और 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले हैं, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिला है, वो तो है। परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए, जो लोग हमसे कहने का प्रयास करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसकी पहली ईंट जो पूरे शास्त्रीय विधान से हुआ था, जिसको सम्रांगण सूत्रधार कहते हैं उस ग्रंथ के अनुसार, पर पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो आप लोगों के अनुसार सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं। हम किसी को हायर और लोअर कास्ट नहीं मानते। और फिर संयोग देखिए, जब जजमेंट आता है 2019 में, तो उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। और उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ था, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु एक फैक्ट मैं और यहां पे कहना चाहता हूं